आपने इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज पढ़े होंगे। जितने भी सोर्सेज हैं इंटरनेशनल लॉ के, उनमें से एक है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ सिविलाइजेशन। यानी कि काफी सारे कंट्रीज में जो कॉमनली अप्लाई किए जाने वाले प्रिंसिपल्स हैं, डॉक्ट्रिन्स हैं, उनको इंटरनेशनल लॉ के सोर्स के रूप में मान्यता दी गई है। और वो काफी सारे जनरल प्रिंसिपल्स हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल उनमें से ही एक है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के चैप्टर नंबर 8 में सेक्शन 121 से लेकर 123 तक के दिए गए प्रोविजंस में। तो ये जो एस्टॉपल वर्ड है, ये आया है फ्रेंच वर्ड एस्टॉपे से, जिसका मतलब होता है रोकना। किसको रोकना? भाई उसको रोकना जो पहले कुछ कहा और बाद में उसको पलट दिया। तो उसको रोकना कि आपने जो पहले कहा था ना, आप उसी पर टिके रहो, उससे आप बदल नहीं सकते, उसको आप पलट नहीं सकते हो। आपने देखा होगा सेक्शन 25 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, जो कि ये कहता है कि जो एडमिशन होता है ना, वो कंक्लूसिव प्रूफ तो नहीं होता है। मतलब आपने कोई बात एडमिट की तो पत्थर की लकीर नहीं है, बट वो ऑपरेट होती है एस्टॉपल की तरह। यानी कि आपको रोक दिया जाएगा उससे पलटने से। आपके ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल अप्लाई करके आपको रोका जाएगा कि अब आप उस बात से पलट नहीं सकते हो। क्योंकि एक मैक्सिम भी है, एलिगेंस कंट्रारिया नॉन एस्ट ऑनदिउंडस, जिसका मतलब है कि जो व्यक्ति कॉन्ट्रडिक्टरी फैक्ट एलिज करता है उसको नहीं सुना जाना चाहिए और उसको मतलब कि रोक देना चाहिए कि भाई आपने जो पहले कहा ना, आप उसी पर टिके रहो, आप उससे नहीं पलट सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप चले जाओ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन नंबर 28 में एंड सेक्शन नंबर 29 ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में। तो यहां पर दे रखा है डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट का कॉन्सेप्ट, जो कि यही कहता है कि मान के चलो मैंने ना आपको बोला, आप मेरे दोस्त थोड़ी है, मैंने आपको बोला कि ये फर्म है, इसका ना मैं पार्टनर हूं और इस फर्म के नाम पे ना आप ट्रांजेक्शन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आप मेरी बात पे विश्वास करके, क्योंकि मैंने रिप्रेजेंट किया है कि मैं किसी पर्टिकुलर फर्म की पार्टनर हूं, आपने उस फर्म के नाम पे ट्रांजेक्शन वगैरह कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, या फिर आपने उस फर्म को ज्वाइन कर लिया और उस वजह से आपको कोई नुकसान वगैरह हो गया। तो अब मैं कल के दिन ये नहीं कह सकती हूँ कि मैं तो ऐसी ऐसी कर रही थी, मैं तो झूठ बोल रही थी, मैं कोई पार्टनर नहीं उस फर्म की। मतलब मैं पार्टनर नहीं थी, बट मैंने खुद को पार्टनर रिप्रेजेंट करके आपसे उस फर्म के नाम पे ट्रांजेक्शन कराया। कहीं ना कहीं जो आपका फेथ था ना, उसको तो मैंने चोट पहुंचाई ही, और साथ ही आपके साथ फ्रॉड भी कर दिया एक तरीके से। तो इसलिए ना अब मुझे रोक दिया जाएगा अपनी स्टेटमेंट को बदलने से। तो ये जो होल्डिंग आउट का कॉन्सेप्ट है, ये आपका डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल पर ही आधारित है। और डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल आधारित है किस पे? इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस पे। और ये सब्सटेंटिव रूल है एविडेंस का, जो कि सिर्फ और सिर्फ सिविल मैटर्स पर ही अप्लाई होता है। और फॉर द फर्स्ट टाइम इसको स्टैब्लिश किया गया था पिकार्ड वर्सेस सीयर्स के केस में। तो इस केस में हुआ यह था कि जो पिकार्ड नाम से पर्सन था, उसके पास जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज की गई थी, यानी कि वो उस प्रॉपर्टी का मॉर्गेजी था, उस प्रॉपर्टी को वो सीज करके बेच देता है सीयर्स को, बिना ये बताए कि उस प्रॉपर्टी में पिकार्ड का मॉर्गेज इंटरेस्ट है। एंड बाद में उस इंटरेस्ट को वो क्लेम करता है उस प्रॉपर्टी में। अब मामला जाता है कोर्ट में। तो कोर्ट ये बात हेल्ड करती है कि जो बात बिना बताए, बिना डिस्क्लोज किए प्रॉपर्टी बेची गई, उस बात को ना बाद में अजर्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आपको रोक दिया जाएगा उस बात को बाद में अजर्ट करने से। यानी कि जो पिकार्ड है वो अब सेल के बाद ये नहीं कह सकता है कि उस प्रॉपर्टी में उसका मॉर्गेज इंटरेस्ट है, क्योंकि ये चीज बिना बताए वो प्रॉपर्टी सीयर्स को उसने बेची थी। तो इस तरह से यहां पर इस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल इवॉल्व हुआ। देन इस डॉक्ट्रिन को काफी सारे कंट्रीज में अडॉप्ट किया गया और हमारे इंडिया में इसको जुडिशियल रिकॉग्निशन मिला शरद चुंदर देव वर्सेस गोपाल चुंदर लाहा के केस में। और अल्टीमेटली भारतीय साक्ष्य अधिनियम के चैप्टर नंबर 8 में इसको सेक्शन 121 से लेकर 123 तक के प्रोविजंस में अलग से रख दिया गया, अलग से चैप्टर बना के। तो ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दे रखा है, सेम चैप्टर ही आपका दे रखा था इंडियन एविडेंस एक्ट में, बट सेक्शंस डिफरेंस है, सेक्शन 115 से लेकर 117 तक। तो दोनों जगह जो कंटेंट है ना, सेम ही देखने को मिलेगा आपको। बस ये जो बीच में आपका सेक्शन आता है 122, इसके बजाय इंडियन एविडेंस एक्ट में हुआ करता था 116। तो यहाँ पर जो कंटेंट है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, वो अभी मैं आगे आपको बताऊंगी, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस यही सेक्शन हमने डिस्कस करने हैं। अगर आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सारे लेक्चर्स चाहिए तो वो सारे लेक्चर्स एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के वीडियो लेक्चर की सीरीज में जो भी कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, उस कंटेंट का मैंने एक बुक लॉन्च किया है हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में, जो कि बाय पोस्ट भेजी जाएगी। अगर आपको परचेज करनी है तो परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर डाल दिया है। बाकी क्रिमिनल लॉज जो है न्यू वाले, वो भी जल्द ही बुक के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे। और उसके बारे में ना आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी गो विद जीनत पर मैं अपडेट दे दूंगी जल्द ही।
इसलिए मेरा टेलीग्राम चैनल स्टडी गो विद जीना ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि सारी चीज़ों की अपडेट मैं अपने चैनल से रिलेटेड, लीगल चीज़ों से रिलेटेड वहीं पर आपको प्रोवाइड करती हूँ। और ऐसे बढ़िया बढ़िया कंटेंट के लिए मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले एस्टॉपल के बारे में बताया गया है सेक्शन 121 में। ये कह रहे हैं कि मान के चलो दो पर्सन है, ए एंड बी, ठीक है। तो अगर ए क्या करता है, कुछ डिक्लेयर करके या कोई एक्ट मतलब कंडक्ट वगैरह करके, कोई एक्शन वगैरह करके, या फिर कुछ ना करके इंटेंशनली बी को किसी चीज के सच होने पर विश्वास दिलाता है या फिर परमिट करता है ताकि जो बी है वो किसी चीज के सच होने पर विश्वास करे, और उस विश्वास के तहत वो कुछ एक्ट करे, तो तब जो ए है और जो बी है इनके बीच में अगर उस चीज की सत्यता को लेकर कोई सूट चलता है या कोई प्रोसीडिंग चलती है, तो वहां पर ए को रोक दिया जाएगा, इवन उसके रिप्रेजेंटेटिव को भी रोक दिया जाएगा कि जिस चीज की सत्यता पर आपने बी को विश्वास दिलाया था, अब आप उस चीज की सत्यता को डिनाई नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जो ए है वो बी से ना झूठ बोलता है, क्या कि देखो ये जो सर्टेन पीस ऑफ लैंड है वो मेरा है, और इंटेंशनली वो इस झूठ के सच होने पर बी को विश्वास दिलाता है ताकि जो बी है वो उसको परचेज करे और उसके लिए पे करे। तो अब जब सब्सिक्वेंटली ए उस लैंड का ऑनर बनता है, तो वो उस सेल को जो ए ने बी को करी थी झूठ झूठ विश्वास दिला के कि वो लैंड ए का ही है, वॉइड डिक्लेयर नहीं करा सकता इस आधार पे कि जिस टाइम पर मैंने सेल की थी उस टाइम पर तो मेरा टाइटल ही नहीं था। ए को उसका लेक ऑफ टाइटल प्रूफ करने के लिए अलाउ ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो उसने पहले कहा उससे वो अब पलट नहीं सकता है, उसको रोक दिया जाएगा। पहले आपने ये रिप्रेजेंट किया था ना कि वो सर्टेन पीस ऑफ लैंड आपका ही है, तो फिर अब आप ये नहीं कह सकते हो कि उस टाइम पे ना आपके पास टाइटल ही नहीं था उस लैंड का, और इस ग्राउंड पर आप उस सेल को अनल नहीं करा सकते हो। ओके, एग्जाम्पल के लिए आप एक केस भी देख सकते हो, नीलोफर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का। इस केस में एक पर्सन जब मेडिकल कॉलेज में अप्लाई करता है तो जो मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाती है हाउस जॉब के लिए वो एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। देन सेम ही मेरिट लिस्ट को यूज किया जाता है एमडी कोर्स एडमिशन के लिए। फिर उस चीज को ना वो प्लेंटिफ चैलेंज करता है। अब कोर्ट प्लेंटिफ के अगेंस्ट रूल करती है, कहती है कि देखो आपने जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट को एक्सेप्ट कर लिया था, तो अब सेम मेरिट लिस्ट जब एमडी कोर्स के लिए यूज की जा रही है, इस चीज को आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पर एस्टॉपल्स के टाइप अगर हम देखें तो सबसे पहला टाइप है एस्टॉपल का, एस्टॉपल बाय मैटर्स ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि क्वासी रिकॉर्ड। ये ऐसा एस्टॉपल है जो लगता है जजमेंट के जरिए, मतलब कि अगर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया तो वो जजमेंट ना उस जजमेंट की जो भी पार्टीज हैं, उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो असाइन है, उन सभी को बाउंड करेगा, उनको रोकेगा कि भाई सेम ही मैटर पर लेकर आप दोबारा से कोई सूट कोर्ट में नहीं पहुंच सकते हो, और जो चीज ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है उसी को लेकर दोबारा से आप आपस में डिस्प्यूट नहीं कर सकते कोर्ट में जाके। ओके, कहीं ना कहीं ये चीज रिफ्लेक्ट करती है रेस जुडिकाटा के प्रिंसिपल को, और इस चीज को आप लिंक कर सकते हो सीपीसी में दिए गए सेक्शन 10 से लेकर 14 तक के प्रोविजन से, और भारतीय साक्षी अधिनियम के सेक्शन नंबर 34 से। बाकी ध्यान यही रखना है कि जो जजमेंट होते हैं वो भी तब तक फाइनल नहीं होते जब तक कि अपील और रिवीजन का जो टाइम पीरियड है वो गुजर ना जाए, और जब तक कि अपील और रिवीजन अगर ये कर दिया जाता है तो वहां पे जाके वो फाइनलाइज ना हो जाए। बाकी अगर जजमेंट दिया है किसी ऐसी कोर्ट ने जो कि जुरिस्डिक्शन ही नहीं रखती थी, या फिर वो ऑब्टेन किया गया है फ्रॉड से या फिर कलूजन से, तो तब एस्टॉपल बाय मैटर्स ऑफ रिकॉर्ड और क्वासी रिकॉर्ड जो ये चीज है वो नहीं लगेगा। ये चीज आप देख सकते हो सेक्शन 38 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। सेकेंड टाइप है एस्टॉपल का, एस्टॉपल बाय डीड, यानी कि अगर आपने आपस में कुछ एग्रीमेंट किया है, ठीक है, और फिर वो आपने डीड के फॉर्म में एग्जीक्यूट किया है, डॉक्यूमेंटेशन आपने उसका कर लिया है, तो अब उस डीड में जो भी चीजें आपस में आपने एग्री की हैं उनसे ना तो आप और ना ही आपके रिप्रेजेंटेटिव पलट सकते हैं। और ये चीज पर्टिकुलरली आपको देखने को मिलती है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन नंबर 43 में, जिसको आप फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉपल के नाम से भी जानते हो, एस्टॉपल बाय डीड के भी नाम से जानते हो। ये जो सेक्शन है ये इक्विटी के प्रिंसिपल पर आधारित है और डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल को रिफ्लेक्ट करता है। बाकी एस्टॉपल बाय डीड जो है वो तब अप्लाई नहीं होता है जब जो डीड है वो फ्रॉड से या इलीगली एग्जीक्यूट की जाती है। तीसरा टाइप है एस्टॉपल बाय कंडक्ट, यानी एस्टॉपल इन पेस, ऐसे करके है ये, कुछ मुझे नहीं आ रहा पढ़ना क्या है ये, और इसके कई नाम है, एस्टॉपल इन कंट्री, एस्टॉपल बिफोर द पब्लिक। तो ये बेसिकली हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के इन प्रोविजंस में दे रखा है। तो ये लगता पता कब है, जब कोई एग्रीमेंट करके, मिस रिप्रेजेंटेशन करके, नेग्लिजेंस करके, मतलब किसी भी तरह का कोई कंडक्ट करके, डिक्लेरेशन करके या कोई ओमिशन करके किसी दूसरे को किन्हीं तथ्य के होने पर विश्वास दिलाता है, ताकि उन तथ्यों का होना विश्वास करके कोई क्या करे,
कुछ करे, ठीक है, कोई एक्ट करे, तो फिर जो विश्वास दिलाया है बाद में वो उन तथ्यों के एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर कोई पर्सन शादी करने के लिए अपना रिलीजन कन्वर्ट किया, तो अब जो नया रिलीजन वो धारण किया है उस रिलीजन से उसको बाउंड होना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल लगेगा उसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, आप मान के चलो एक मुस्लिम आदमी क्या करता है, एक हिंदू महिला से शादी करता है, कैसे, अपना रिलीजन हिंदुइज्म में कन्वर्ट करके। तो जैसा कि हिंदुइज्म में मोनोगैमी चलता है, यानी कि वो आदमी अपना और शादियां नहीं कर सकता है जब तक कि उसकी वाइफ जीवित है। बट अगर वो कि भाई मैं तो मुस्लिम था, मुस्लिम्स में ऐसा होता है 4 शादियां कर सकते हैं, तो मैं एक और शादी करना चाह रहा हूँ, ये चीज नहीं कर सकता है, क्योंकि एस्टॉपल उसको रोकेगा। बिकॉज उसका जो कंडक्ट था रिलीजन चेंज करके हिंदू लड़की से शादी करने का, वो उसको गवर्न कराएगा हिंदू रिलीजन से, क्योंकि उसने हिंदू रिलीजन कन्वर्ट करके शादी किया था। इट वॉज एन एग्जाम्पल, इसलिए इसको ना एग्जाम्पल की तरह ही लेना, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हो, एक केस आया था श्री कृष्णा वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का। इस केस में ना मतलब कुछ सब्जेक्ट्स में फेल होने के बावजूद भी जो श्री कृष्णा था ना उसको प्रमोट कर दिया गया था पार्ट 2 में। तब भी मतलब उसका जो अटेंडेंस क्राइटेरिया था उसको ओवरलुक कर दिया गया। तो अब यूनिवर्सिटी यहाँ पर उसको रोल नंबर देने से मना करती है और उस पर इल्जाम लगाती है कि भाई इसने फ्रॉड किया है, ये अटेंडेंस का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है। तो यहाँ पर कोर्ट ये बात हेल्प करती है कि कोई फ्रॉड व्रॉड नहीं हुआ है, क्योंकि देखो यूनिवर्सिटी पहले ये चीज चेक कर सकती थी अपना ड्यू डिलिजेंस इस्तेमाल करके, उसने खुद ही नेग्लिजेंस किया और उसको पार्ट 2 में भी प्रमोट कर दिया, तो अब उसका वो रोल नंबर देने से डिनाई नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका श्री कृष्णा वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का केस। जितने भी केसेस आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ना, वो एक एक केस आपके प्रीलिम्स में और मेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो ध्यान रखना है आपने। अगला टाइप है इक्विटेबल एस्टॉपल। मतलब अगर कहीं पर किसी लॉ में किसी स्टैट्यूट में एस्टॉपल नहीं दे रखा है तो इक्विटेबल ग्राउंड्स पे हम एस्टॉपल लगा सकते हैं, जैसे कि हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 41 एंड 43 में देखते हैं। तो जल्दी से जाके ना अपने बैरक में ये दोनों सेक्शन जरूर पढ़ लेना ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के, तभी आप इस चीज को लिंक कर पाओगे। सेक्शन 41 ऑस्टेंसिबल ऑनर के द्वारा जो सेल किया जाता है उसके बारे में है, और सेक्शन 43 इस चीज के बारे में है कि अगर कोई पर्सन सेल करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए प्रॉपर्टी का ऑथोराइज नहीं था, बट बाद में अगर वो जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है उसमें इंटरेस्ट एक्वायर कर लेता है, तो तब क्या सिचुएशन होगी। अगला टाइप है एस्टॉपल बाय साइलेंस या फिर एस्टॉपल बाय एक्विइसेंस, यानी कि जहां पर आपकी ड्यूटी है बोलने की, आपका मुंह खोलने की, कि आप बताओ एक्यूरेटली वो फैक्ट जो आपसे पूछे जा रहे हैं, या फिर अगर नहीं पूछे जा रहे हैं बट आपकी ड्यूटी बनती है किसी वजह से। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पर्सन के साथ एक्टिव कॉन्फिडेंस की पोजीशन में है। फॉर एग्जाम्पल, आप लॉयर हैं और आपका जो क्लाइंट है उसका हक है आपसे कोई पर्टिकुलर चीज जानने का, बट आप वो चीज उसको नहीं बता रहे हो, तो तब यहां पर लगता है एस्टॉपल बाय साइलेंस, जिसको हम ट्रीट करते हैं कि आपने चुप रह के उस चीज पे एक्विसेंस दे दिया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपसे पूछा जा रहा है कि ये घोड़ा जो कि आप बेच रहे हो क्या ये बीमार तो नहीं है, आप चुप रहे और आपकी चुप्पी को उस पर्सन ने ये चीज समझ लिया कि आप इस चीज पर एक्विसेंस दे रहे हो कि हाँ ये घोड़ा बीमार नहीं है, तो तब एस्टॉपल बाय साइलेंस या कह लो एस्टॉपल बाय एक्विसेंस लगेगा। और ये चीज ना फ्रॉड मानी जाएगी आपके पार्ट पे, कि आपको उस टाइम पे जो चीज बोलनी चाहिए थी, जो चीज डिस्क्लोज करनी चाहिए थी, आप चुप रहे। इट मीन्स कि ये चीज आपने क्या किया है, फ्रॉड किया है, जो कि डिफाइन है अंडर सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लेकिन जहां पर कोई ड्यूटी ही नहीं है कोई तथ्य डिस्क्लोज करने की, तो तब ये वाला एस्टॉपल नहीं लगता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो कि ऑस्टेंसिबल ऑनर जो सेल करता है, तो जो ट्रू ऑनर होता है अगर वो चुप रहता है ना, तो इट मीन्स कि जो सेल किए हैं ऑस्टेंसिबल ऑनर ने, उनको उसने दे दिया है एक्विसेंस, और इस वजह से उसके ऊपर लगेगा क्या, एस्टॉपल बाय साइलेंस। और इस चीज के संबंध में ना आप सेक्शन 41 देख सकते हो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। अगला टाइप है प्रोमिसरी एस्टॉपल, जो कि उसको बाइंड करता है जिसने किया होता है प्रॉमिस, यानी जो पार्टी प्रॉमिस कर रही है और उसके प्रॉमिस की वजह से दूसरी पार्टी ने कोई एक्ट वगैरह कर दिया है, तो अब वो पार्टी जो प्रॉमिस की है वो ये नहीं कह सकती है कि वो प्रॉमिस जो किया था वो वैलिड ही नहीं है, उसकी वैलिडिटी को वो डिनाई नहीं कर सकती है, अपने उस प्रॉमिस से वो पलट नहीं सकती है, क्योंकि प्रोमिसरी एस्टॉपल उसको रोकेगा। जैसे कि केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद के केस में कहा गया था कि अगर प्रॉमिस किया जाता है कि ये पर्टिकुलर एक्ट कर दो जी, उसके बदले में ना हम आपको पेमेंट करेंगे, अब वो एक्ट अगर कर दिया जाए, परफॉर्म कर दिया जाए, उसके बाद फिर पेमेंट करने से मना नहीं किया जा सकता है। और प्रोमिसरी एस्टॉपल गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी लग सकता है। अगर गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है लोगों को कि भाई अगर आप कोई पर्टिकुलर एक्ट करेंगे तो आपको ये पर्टिकुलर फायदा वगैरह दिया जाएगा, तो गवर्नमेंट अपने उस प्रॉमिस से बाउंड होगी। वहीं अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल
बियॉन्ड देयर पावर कोई प्रॉमिस कर दें तो तब ये चीज अप्लाई नहीं होगी। अब यहाँ पर इस चीज के रिगार्डिंग एक बहुत ही अच्छा सा केस आता है हमारे पास, मोतीलाल पद्मवत शुगर मिल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में होता यह है कि जो यूपी गवर्नमेंट है वो अनाउंस करती है कि उत्तर प्रदेश में जो कोई भी इंडस्ट्री वगैरह लगाएगा उसको सेल टैक्स में एग्जेम्पशन मिलेगा इनिशियल 3 इयर्स तक। तो फिर इस प्रॉमिस के आधार पे जो प्लांटिफ है वो काफी सारा लोन ले लेता है, वेजिटेबल प्लांट लगा देता है उत्तर प्रदेश में। देन सब्सिक्वेंटली जो गवर्नमेंट है अपनी इस स्कीम को कर देती है कैंसिल। तो कोर्ट यहाँ पर ये कंक्लूड करती है कि गवर्नमेंट बाउंड है कि जैसे कि ये प्रॉमिस किया था और इस प्रॉमिस के अकॉर्डिंग ही प्लांटिफ ने वेजिटेबल प्लांट उत्तर प्रदेश में स्टैब्लिश कर लिया था। तो अब बाद में आप इस स्कीम को कैंसिल नहीं कर सकते हो क्योंकि आपको रोकेगा डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोमिसरी एस्टॉपल। लेकिन अगर ये मान के चलो हो ये जाए कि आपने मुझसे कोई प्रॉमिस किया था, मैंने उस पर रिलाई नहीं किया, जब रिलाई नहीं किया तो मैंने कोई एक्ट भी नहीं किया उस प्रॉमिस की वजह से, तो तब भी क्या प्रोमिसरी एस्टॉपल लगेगा? तो इसका आंसर दिया गया था दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। कहा गया था कि नहीं, तब प्रोमिसरी एस्टॉपल नहीं लगेगा, क्योंकि प्रोमिसरी एस्टॉपल लगाने के लिए जरूरी यह है कि जो प्रॉमिस मेरे साथ किया गया उस प्रॉमिस पे मैंने रिलाई किया हो और रिलाई करने की वजह से मैंने उस प्रॉमिस के कारण कुछ ना कुछ किया हो। ठीक है, अपनी पोजीशन को चेंज किया हो। पोजीशन का चेंज करने का मतलब ये होता है कि कुछ किया हो, उस प्रॉमिस में जो बोला गया था उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ किया हो। ठीक है, अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोमिसरी एस्टॉपल कुछ और ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर नहीं लगेगा। पहली चीज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 299 में जो रिक्वायरमेंट दे रखी है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट को करने की, अगर उन रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई किए बिना गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं, गवर्नमेंट प्रोमिस वगैरह करती है, तो उनके ऊपर नहीं लगेगा। और अगर लॉ को कॉन्ट्रावेंट करके एग्रीमेंट किए जाते तो उनके ऊपर प्रोमिसरी एस्टॉपल नहीं लगेगा। अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने अपनी पावर को एक्सीड करके प्रॉमिस किए हैं तो उन पर नहीं लगेगा। एजुकेशनल और एकेडमिक मैटर्स के ऊपर नहीं लगेगा। तो ये प्रोमिसरी एस्टॉपल के बारे में था कि किस किस चीज के ऊपर नहीं लगेगा। वही जो रूल ऑफ एस्टॉपल है, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल है, उस पूरे को ही अगर हम देखें कि वो किन किन चीजों के ऊपर नहीं लगता है, तो ये ऐसे मैटर्स के ऊपर नहीं लगता है जिसकी सच्चाई का ना दोनों पार्टी को पता हो। तो फिर एक पार्टी दूसरी पार्टी का उल्लू कैसे बनाई? जब दोनों पार्टी को पता था तो इसलिए एस्टॉपल नहीं लगेगा। सेकेंडली, स्टैट्यूट और स्टैट्यूटरी प्रोविजंस जो होते हैं उनके अगेंस्ट नहीं लगता, रेगुलेशंस के अगेंस्ट नहीं लगता, जो अल्ट्रा वायर्स ऑर्डर एंड डिसीजंस होते हैं उसके अगेंस्ट नहीं लगता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ के अगेंस्ट नहीं लगता, क्योंकि लगता है ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के अगेंस्ट। और जो गवर्नमेंट सोवरेन एक्ट कर रही होती है अपने, उनके अगेंस्ट नहीं लगता, माइनर के अगेंस्ट नहीं लगता, मेंटेनेंस के संबंध में जो भी मामले आते हैं उन पे नहीं लगता है, क्योंकि जो मेंटेनेंस से रिलेटेड राइट्स होते हैं वो सब्सटेंशियल हैं एंड वेरिएबल हैं। लाइक मेंटेनेंस से रिलेटेड कोई भी ऑर्डर जैसे कि कोर्ट पास करती है तो वो बाद में मॉडिफाई भी किया जा सकता है, उसमें चेंज किया जा सकता है, उसको ऑल्टर किया जा सकता है, तो उसके ऊपर इसीलिए एस्टॉपल नहीं लगता है। तो ये सारी चीजें डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल का एक्सेप्शन थी। तो यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल क्या होता है ये चीज आपको क्लियर हो गई, उसके काइंड्स क्या होते हैं और क्या क्या डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल के एक्सेप्शन है। बाकी आपने ना कुछ इंपॉर्टेंट केसेस और ध्यान रखने हैं एस्टॉपल के रिगार्डिंग जो प्रीलिम्स में पूछ ले जाते हैं। एक तो हो गया एनबी राव वर्सेस प्रिंसिपल ओस्मानिया मेडिकल कॉलेज, दूसरा पलकधारी सिंह वर्सेस द कलेक्टर ऑफ गोरखपुर। अब सवाल ये आता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा जो सीपीसी के सेक्शन 11 में दिया गया है और एस्टॉपल का प्रिंसिपल जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 121 में दिया गया है, इन दोनों में अंतर क्या है? तो रेस जुडिकाटा का जो प्रिंसिपल है ये प्रोसीजरल डिफेंस है और ये आपका सिविल एज वेल एज क्रिमिनल दोनों मैटर्स में अप्लाई होता है। और ये तब लगता है जब कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट फाइनल डिसीजन देती है, और डिपेंड करता है कि जजमेंट जो कोर्ट ने दिया है वो आखिर किस टाइप का है। अगर जजमेंट इन रैम है तो सभी लोगों को, और अगर जजमेंट इन पर्सनम है तो जो सिर्फ सूट की पार्टीज हैं एंड जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो, उनको फिर वो बाउंड करता है कि जो डिसाइड हो चुका है, जो जजमेंट आ चुका है जिस मैटर पर, उसी मैटर को लेकर आप दोबारा से सूट वगैरह प्रोसीडिंग वगैरह इनिशिएट नहीं करवा सकते हो। ओके, अल्टीमेटली पार्टीज को रोक रहा है सेम इशू को जो कि डिसाइड हो चुका है सक्सेसिव लिटिगेशन के थ्रू दोबारा से रेज करने से, और साथ ही कोर्ट को प्रिवेंट कर रहा है जो डिसाइड हो चुका है उसको कोर्ट दोबारा से ट्राई ना करे। और इस तरह से ये पब्लिक पॉलिसी पर आधारित है जो इस प्रिंसिपल को अपहेल्ड करता है कि लिटिगेशन का एंड होना स्टेट के इंटरेस्ट में है। वही एस्टॉपल का जो प्रिंसिपल है ना वो इसके काफी ज्यादा अपोजिट है, क्योंकि ये सब्सटेंटिव प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस कहलाता है और ये सिर्फ सिविल मैटर्स के ऊपर ही अप्लाई होता है। और ये लगता है तब जब कोई पार्टी कुछ डिक्लेयर की है, कोई एक्ट की है या कोई ओमिशन की है, और उस ही पार्टी को सिर्फ जो कि डिक्लेरेशन एक्ट या ओमिशन की है ये रोकता है
कि जो चीज आपने पहले बोल दी है, डिक्लेयर कर दी है, जो एक्ट आपने पहले कर दिया है, जो ओमिशन आपने पहले किया है, उस चीज से अब आप पलट नहीं सकते हो। यानी कि एक पर्सन को एक टाइम पे दो चीजें जो एक दूसरे के अपोजिट हैं कहने से स्टॉप करता है एस्टॉपल का प्रिंसिपल। इस तरह से अल्टीमेटली ये उस पार्टी के मुंह को बंद करने का काम करता है जो कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट इलेज करती है। एक टाइम पे कुछ कह रहे हैं, दूसरे टाइम पे कुछ, और ये आधारित है रूल ऑफ इक्विटी पे। तो ये कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं रेस जुडिकाटा एंड एस्टॉपल के प्रिंसिपल के बीच। अगला सेक्शन है सेक्शन 122 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। इस सेक्शन के बजाय इंडियन एविडेंस एक्ट में जब सेक्शन 116 हुआ करता था तो तब वहां पे ना ये वाली लाइन जो यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको दिख रही है, आफ्टर द टेनेंसी, ये जो 3 टर्म्स है ना, ये नहीं लिखा हुआ करती थी वहां पे। ऑलराइट, तो ये ही ध्यान रखना है। बाकी आ जाओ वापस से सेक्शन 122 भारतीय साक्ष्य अधिनियम पे। ये कह रहा है कि मान के चलो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लाइक कोई लैंड वगैरह है, ठीक है, वो मैंने आपको किराए पर दी थी, तो आप बन गए टेनेंट और मैं बन गई लैंडलॉर्ड। तो आप या फिर आपके बिहाफ पे कोई और पर्सन क्या नहीं कर सकता है, मेरे टाइटल को उस प्रॉपर्टी के संबंध में डिनाई नहीं कर सकता है, टेनेंसी के दौरान और इवन टेनेंसी खत्म होने के बाद भी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि टेनेंसी के दौरान भी नहीं कर सकते हो डिनाई और टेनेंसी खत्म होने के बाद भी नहीं कर सकते हो डिनाई। सिमिलरली जो लाइसेंसी होता है, मतलब कि अगर किसी पर्सन को इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन लाइसेंसी के रूप में दिया है, मान लो आप लाइसेंसी हो और मैं हूं लाइसेंसर जिसने आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन दिया है, तो अब आपको भी परमिशन नहीं है कि आप बाद में ये कहो कि जो लाइसेंसर है यानी कि जो मैं हूं, मुझे उस प्रॉपर्टी का राइट ही नहीं था। तो यहां पर टेनेंट को लैंडलॉर्ड का टाइटल डिनाई करने से रोका जा रहा है, स्टॉप किया जा रहा है, लाइसेंसी को लाइसेंसर का राइट उस प्रॉपर्टी में डिनाई करने से रोका जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर एस्टॉपल लग रहा है सेक्शन 122 में इन लोगों के बीच में। और ध्यान ये रखना है कि ये सेक्शन इमूवेबल प्रॉपर्टी पर ही अप्लाई होता है। अगला सेक्शन है सेक्शन 123 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, जो कि किन किन के लिए है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज का एक्सेप्टर होता है उसके लिए, बैली के लिए एंड लाइसेंसी जो होता है उसके लिए। 3 लोगों के लिए यहाँ पे बात जो कह रखी है। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज का एक्सेप्टर है वो ना ये नहीं कह सकता है कि जिसने ड्रॉ कर दिया है बिल ऑफ एक्सचेंज उसको तो अथॉरिटी ही नहीं थी उस बिल को ड्रॉ करने की या इंडोर्स करने की। लेकिन हाँ, वो ये कह सकता है कि जिसके द्वारा बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया गया, दिखाया गया है, वो उसी ने नहीं किया है ड्रॉ, ये कह सकता है। सेकेंडली, जब बेलमेंट किया जाता है तो जो पर्सन बेलमेंट करता है उसको बेलर कहते हैं, और जिसके पास बेलमेंट किया जाता है गुड्स का, लाइक कार रिपेयर होने के लिए दिया आपने मैकेनिक के पास, तो आप बेलर हैं, और जिसके पास आपने रिपेयरमेंट के लिए दिया है वो है बेली। तो अब जो बेली है ना, वो आपकी इस अथॉरिटी को डिनाई नहीं कर सकता कि आपको तो बेलमेंट करने की अथॉरिटी नहीं है, लाइक आपको कार रिपेयर कराने के लिए देने की अथॉरिटी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मान लो वो कार आपके बजाय किसी और को उसने डिलीवर कर दी है, तो वो ये प्रूव कर सकता है कि जिसको डिलीवर की है उसको राइट था बेलर के अगेंस्ट उस गुड्स पे। ओके, एंड लास्टली इस सेक्शन में ये कह रहे हैं कि जो लाइसेंसी है वो डिनाई नहीं कर सकता है लाइसेंसर की अथॉरिटी लाइसेंस ग्रांट करने की। मतलब लाइसेंसी को लाइसेंसर ने लाइसेंस ग्रांट कर दिया तो लाइसेंसी ये नहीं कर सकता कि भैया ये जो लाइसेंसर है इसको तो लाइसेंस ग्रांट करने की अथॉरिटी नहीं थी। तो ये हो गया आपका सेक्शन 123। और इसके कॉन्टेक्स्ट में ना आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 41 एंड 42 ये देख सकते हो। और इस सेक्शन में जो एस्टॉपल लग रहा है वो संबंधित है मूवेबल प्रॉपर्टी से, जो पार्टीज के बीच में किसी भी तरह के एग्रीमेंट के थ्रू डील हो रही है। तो यहाँ पर आपके एस्टॉपल के बारे में जो प्रोविजन थे 121 से लेकर 123 तक के वो हो गए हैं कंप्लीट। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी गो विद जीनत को भी सब्सक्राइब करना, साथ ही मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी गो विद जीनत उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वहां पे काफी सारी चीजों की अपडेट, किसी भी जुडिशरी के एग्जाम के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जो निकलती है उसके बारे में अपडेट आपको प्रोवाइड की जाती है, और साथ ही कौन कौन से सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट अवेलेबल है वो सब कुछ डिटेल्स आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट की जाती है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको ये बुक परचेज करना है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का या फिर कोई भी पीडीएफ नोट किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसको परचेज करने के लिए ना मुझे व्हाट्सएप कर लेना, या मेरी टेलीग्राम आईडी पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।